2017 के अंत तक पाम तेल में 15% तक की गिरावट संभव। ग्लोब ऑयल कॉन्फ्रेंस में एक्सपर्ट ने जताया अनुमान। इंडोनेशिया, मलेशिया से बम्पर सप्लाई का दिखेगा असर। 2 हफ्ते के निचले स्तरों से सोने चांदी में खरीदारी। कॉमेक्स पर आधे % तक चढ़ा भाव। एमसीएक्स पर दायरे में भाव। नॉर्थ कोरिया के एक और मिसाइल लॉन्च से सुरक्षित निवेश मांग बढ़ी। गोल्ड इंपोर्ट का नया ठिकाना बना इंडोनेशिया। पिछले हफ्ते इंडोनेशिया से करीब 150 टन गोल्ड इंपोर्ट का अनुमान। दक्षिण कोरिया से पाबंदी के बाद अब इंडोनेशिया बना नया ठिकाना। कच्चे तेल में हल्की गिरावट। ब्रेंट क्रूड का भाव $55 के ऊपर। एमसीएक्स पर भाव 3200 के करीब। बेहतर डिमांड आउटलुक से क्रूड को निचले स्तरों से सपोर्ट। नॉर्थ कोरिया के मिसाइल ने बनाया बाजार पर दबाव। भारतीय बाजार 4.5% नीचे, लेकिन निफ्टी 10,050 को कर रहा है होल्ड। फार्मा, मेटल सबसे ज्यादा गिरे। नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आज हम सबसे पहले बात करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर की, एक बड़ी खबर की। खबर यह है कि पाम तेल का भाव इस साल के अंत तक 15% तक घट सकता है। 2017 के अंत तक 15% तक की गिरावट गोल्ड पाम तेल में मुमकिन है। मुंबई में हो रहे ग्लोब ऑयल कॉन्फ्रेंस में तमाम बड़े एक्सपर्ट ने इस बात का अनुमान जताया है। साल अंत तक मलेशिया में पाम तेल का भाव 2400 रिंगिट तक आने की संभावना है, जिसका इम्पैक्ट आपको इंडियन मार्केट के ऊपर भी दिखेगा, क्योंकि मलेशिया से बड़े पैमाने पर पाम तेल का एक्सपोर्ट इंडिया को होता है। भारत बड़ा इंपोर्टर है पाम ऑयल का, तो ऐसे में वहां जो भी गिरावट आएगी उसका एक बड़ा इम्पैक्ट आपको प्राइस के ऊपर यहां पर दिखेगा। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं, 15% तक पाम तेल का भाव साल के अंत तक यानी अगले 3 से 4 महीने में यहां पर गिर सकते हैं। और चूंकि ग्लोबल ऑयल कॉन्फ्रेंस में तमाम बड़े एक्सपर्ट ने इस बात की संभावना जताई है, कीमतों में क्यों गिरावट आएगी, कीमतों में गिरावट के पीछे वजह क्या रहेगी, ये हम आपको अब धीरे धीरे बताएंगे। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि मलेशिया में इस साल पाम तेल का उत्पादन करीब 20 लाख टन बढ़ सकता है। और इस मुद्दे पर मलेशिया के प्लांटेशन एंड कमोडिटीज मिनिस्टर से मैंने खुद बात की है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है। हमारे साथ हैं मलेशिया के प्लांटेशन एंड कमोडिटीज मिनिस्टर। चूंकि मलेशिया पाम तेल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और भारत सबसे बड़ा इंपोर्टर है पाम ऑयल का, और मलेशिया से बड़े पैमाने पर इंपोर्ट होता है। ऐसे में ये जानना ज़रूरी है कि मलेशिया में फिलहाल पाम तेल के उत्पादन को लेकर किस तरह के आंकड़े आ रहे हैं, क्योंकि इसका सीधा इम्पैक्ट आपको इंडियन मार्केट के ऊपर देखने को मिलेगा। सर, माई फर्स्ट क्वेश्चन टू यू, मलेशिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पाम एंड इंडिया इज़ द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ द पाम. So, what is the production figure of Malaysia this year? This year we will expect an increase in production. Last year there was a drop of nearly 15% due to the dry weather last year. Last year we produced 17.6 million ton. This year we are expecting to produce extra 2 million ton, 19.5 million ton of palm. Yeah. Okay. India has raised import duty on edible oil. And so do you see any impact of Malaysian palm oil export? Yeah, of course. Our duty imposed on palm oil was 8%, and now it has been increased to 15% last month. I think that it will affect a bit the import figure for palm oil, but we are still confident it will not drop too much because palm oil has got its own unique properties, and I think that is also demanded by consumers. Yeah. Do you have any talk with the Indian government about the import duty hike? Yeah, we will be writing, the Ministry of Trade will be writing officially to the Ministry of Commerce and Trade in India. We are making an appeal to relook at the import duty, because the import duty is on palm oil, but there are certain oils that there were no imposition of extra import duty. तो आपने सुना मलेशिया के प्लांटेशन मिनिस्टर को, जो साफ तौर पर यह कह रहे थे कि मलेशिया में करीब 20 लाख टन इस बार उत्पादन बढ़ने का अनुमान है। लेकिन साथ ही इंडिया ने जिस तरह से
एडिबल ऑयल के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है, इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट मलेशिया से पाम तेल के एक्सपोर्ट पर दिख सकता है। इस मुद्दे पर मलेशिया के प्लांटेशन मिनिस्टर ने भारत सरकार से बात की है और ये डिमांड की है, ये अपील की है कि ड्यूटी को वापस यहां पर लिया जाए। दूसरी खबर का रुख करते हैं पाम ऑयल से ही जुड़ी हुई, और ये तो मलेशिया की बात हुई, लेकिन इंडिया में भी पाम तेल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक मेगा प्लान तैयार हुआ है। सोलिडेरिडैड जो कि एक ग्लोबल कंपनी है पाम तेल उत्पादन बढ़ाने को लेकर के, सोलिडेरिडैड और सी ने मिलकर पाम ऑयल सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क इंडिया में लॉन्च किया है, जिसका मकसद देश में पाम तेल का उत्पादन बढ़ाना है। इस मुद्दे पर हमने बात की है सोलिडेरिडैड के एमडी शताद्रु चट्टोपाध्याय से। मिस्टर चट्टोपाध्याय, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि आप लोगों ने एक बेहद एक अच्छा मिशन यहाँ पर लॉन्च किया है, नेशनल पाम ऑयल फ्रेमवर्क। क्या आप लोगों को उम्मीद है इस बात की कि देश में इतना पोटेंशियल है प्रोडक्शन को लेकर के कि आने वाले समय में, चूंकि अभी हम करीब 70% इंपोर्ट करते हैं ऑयल का, एडिबल ऑयल का, इंपोर्ट के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी? देखिए, दो बातें हैं यहाँ पे। एक तो हमारे यहाँ पे बहुत सारा पोटेंशियल है एडिबल ऑयल को आगे बढ़ाने का, क्योंकि जैसे इंडिया से फॉसिल फ्यूल के बाद जो एडिबल ऑयल का जो फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो होता है वो नंबर 2 में है। तो हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि किस तरह से हम लोग पाम ऑयल या सोयाबीन इसको आगे बढ़ाया जाए। इससे किसानों को रोजगार भी मिलता है, अच्छा इनकम होता है, प्लस हमारा फूड सिक्योरिटी बहुत अच्छी तरह से एड्रेस होता है। ये जो फ्रेमवर्क है, इस फ्रेमवर्क में हम लोगों ने कोशिश किया है कि जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए किसानों का, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस अच्छा हो जाए, और जैसे हम लोग आज देख रहे हैं कि सारे क्रॉप्स में पानी का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, पानी की ज़रूरत कम हो जाए, और साथ साथ इनका जो मैनेजमेंट सिस्टम है, जो फार्मिंग सिस्टम्स है, वो अच्छी तरह से बने। तो एक तो ये हमारे देश में आगे बढ़ाने का, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का काम करेगा, ये जो आपका इंडियन पाम ऑयल सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क है। ठीक है, आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बात कही है, और ये मेरे ख्याल से देश में पहली बार इस तरह का प्रयास हो रहा है कि पाम ऑयल का उत्पादन यहाँ पर बढ़े। आप लोगों का फोकस एरिया कहाँ कहाँ होगा? कौन कौन से राज्य ऐसे हैं देश के जहाँ पर आपको लगता है कि ज़्यादा पोटेंशियल है पाम ऑयल के उत्पादन को लेकर के, और वहाँ पर आप किस तरह का काम कर रहे हैं? देखिए, हम लोग ऑलरेडी 2000 किसानों के साथ पाम ऑयल के ऊपर काम शुरू कर दिए हैं। आंध्र प्रदेश में करीब 1 लाख फार्मर के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, सोयाबीन में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। और अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारा जो पार्टनरशिप है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ, कि किस तरह से हम लोग पाम ऑयल को नॉर्थ ईस्ट में एक्सपैंड करा सके विदाउट एनी एनवायरमेंटल डैमेज। एनवायरमेंट को साथ उसको मद्देनज़र रखते हुए किस तरह से हम लोग एक्सपैंड करा सके, उस पर हम लोगों ने काम शुरू किया है। छोटा सा प्रयास है अभी तो नॉर्थ ईस्ट में, और आंध्र प्रदेश में हम लोग काम कर रहे हैं कावेरी बेसिन में 2000 फार्मर के साथ। तो बड़े पैमाने पर देश में पाम तेल की खेती की तैयारी हो रही है। ये एक बड़ी उपलब्धि होगी अगर इस मिशन को कामयाबी मिलती है, तो आने वाले समय में इंडिया की डिपेंडेंसी एडिबल ऑयल के इंपोर्ट पर कम होगी। अभी करीब 70% इंपोर्ट करना पड़ता है देश की जरूरत को पूरा करने के लिए, लेकिन अगर यहां पर उत्पादन बढ़ता है तो आने वाले समय में इंपोर्ट के ऊपर हमारी निर्भरता कम होगी। लेकिन इसके साथ साथ अगर उत्पादन बढ़ता है देश में, तो किसानों के सामने एक चुनौती होती है कि उन्हें उचित भाव कैसे मिले। और हाल के दिनों में जो तिलहन के किसान हैं उन्हें काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि मस्टर्ड के दाम, सोयाबीन के दाम एमएसपी से नीचे चले गए थे, जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है। इस मुद्दे पर मैंने बात की है स्टेट कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड प्राइसेस महाराष्ट्र के चेयरमैन पाशा पटेल से, और पाशा पटेल का यह मानना है कि जब तक किसानों को बेहतर भाव नहीं मिलेगा तब तक हम उत्पादन में कोई बड़ी बढ़ोतरी यहां पर नहीं देख पाएंगे। हमारे साथ महाराष्ट्र सीएसीपी के चेयरमैन पाशा पटेल हैं। मिस्टर पटेल, सबसे मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि अगर हम तिलहन किसानों की बात करें तो हालात काफ़ी चिंताजनक हाल के दिनों में हुए हैं, दाम काफ़ी नीचे आए हैं, उनको उचित भाव नहीं मिल पाता है, और इसका इम्पैक्ट हमने ये देखा है कि इस बार खरीफ तिलहन की बुआई में काफ़ी गिरावट आई है। तो आपके हिसाब से सरकार को 3 ऐसे कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए जिससे एक बार फिर से किसानों का फोकस तिलहन की खेती की ओर बढ़े? देखिए, इस साल देश में 14 लाख हेक्टेयर में तिलहन का सोइंग कम हो चुका है। तो इसकी वजह अगर हम देखेंगे तो लास्ट ईयर किसानों को जिस तरीके से प्राइस मिलनी चाहिए थी, अगर हम
सारे स्टेट की अगर बात करेंगे तो मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जो देश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का सोइंग करता है। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने केंद्र सरकार को 4,000 रुपये एक पर क्विंटल का रिकमेंडेशन किया है। तो 4800 रुपये कर्नाटक ने किया है, लगभग उतना ही महाराष्ट्र की सरकार ने किया है। तो 3 स्टेट की ये रिकमेंडेशंस है जो यहाँ के 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लोगों ने डाटा कलेक्शन करने के बाद इसका कॉस्टिंग होता है और इसी तरीके से ये दिल्ली के CSCP को रिकमेंडेशन करते हैं। तो दिल्ली सरकार से हमारे को जो SP मिला वो 2775 रुपये लास्ट ईयर था और इस साल 3050 रुपये है। अब लास्ट ईयर किसानों को कितना मिला, तो लास्ट ईयर किसानों को 1800 से शुरू हो गया और 2800 तक चलता रहा। कुछ दिन बहुत कम दिन 3031 रुपये मिल चुके हैं। तो इसी वजह से ये बात ऐसी दिखी कि किसानों को जितने पैसे मिलने चाहिए थे उनका खर्चा जो होता है वो कम से कम सोयाबीन बनाने के लिए जो या ग्राउंडनट बनाने के लिए जितना खर्चा लगता है किसानों को उतने तो पैसे उनको मिलने चाहिए। और इंपोर्ट ड्यूटी तो और ये एक बड़ी बात है जो बात यहाँ पर पाशा पटेल महाराष्ट्र CSCP के चेयरमैन कह रहे हैं कि तिलहन किसानों को उचित भाव नहीं मिल रहा है और जो रिकमेंडेशन हुआ था उसके मुकाबले जो MSP यहाँ पर तय किया गया है वो काफी कम है और यही वजह है कि किसानों को नुकसान हो रहा है। तो ये हमने आपको बताया कि ओवरऑल तेल और तिलहन को लेकर पॉलिसी लेवल पर क्या चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह की हलचल है। लेकिन अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि फ्यूचर मार्केट में, इंडियन फ्यूचर मार्केट में अब प्राइस के ऊपर इन तमाम हलचल का क्या इंपैक्ट होने वाला है। हमारे साथ राजीव कपूर हैं, ट्रस्ट लाइन के कमोडिटी हेड। राजीव, आपने सुना मलेशियन पाम ऑयल मिनिस्टर को, तमाम बड़े एक्सपर्ट को, इंडियन मार्केट में अब आपको पाम तेल की चाल क्या दिख रही है और क्या इंडियन मार्केट में CPO में आपको लगता है गिरावट बढ़ेगी? देखिए मृत्युंजय, पाम ऑयल में जो रैली बनी है करीबन 440 रुपए से दाम जो है अब 550 के आसपास आ गए हैं। जैसा कि न्यूज़ है कि मलेशिया का इस बार प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, करीबन 20 मिलियन टन के आसपास ज़्यादा है, 10% ज़्यादा है वो। तो ये सबका इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ेगा। और साथ साथ इंडियन इंपोर्ट ड्यूटी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे 15% हो गई, उसके कारण उनका एक्सपोर्ट भी घटा होगा, तो उसके कारण भी वहाँ दबाव होगा। और जिस तरह से दाम ऑलरेडी 20% बढ़ चुके हैं बॉटम से, तो थोड़ा करेक्शन आने की इसमें उम्मीद है, आ सकता है नीचे में। मैं समझता हूँ दाम जो है 550 के आसपास से फिसल कर एक बार 520, 530 के आसपास आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको लगता है कि इसके साथ साथ सोयाबीन में हालांकि तेजी रहेगी, 3180 का टारगेट है आपका सोयाबीन में। इसके अलावा अगर एग्री मार्केट की बात करें राजीव, तो ग्वार में आपको लगता है कि जिस तरह से कमजोरी आई है मार्केट में, ये कमजोरी अभी और बढ़ने वाली है? यानी जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं ग्वार के मार्केट में, उनके लिए आपको ये लग रहा है कि अभी शॉर्ट करके चलना ही बेहतर होगा? जी मृत्युंजय, हाँ, हमने पिछली बार भी आपको बताया था कि ग्वार ऊपर जाने की वो संभावनाएं कम है, नीचे आने की ज्यादा हैं। और चार्ट्स के अगर मैं पैटर्न को अच्छे से रीड कर पा रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि नीचे जाने की गुंजाइश अब और ज्यादा बढ़ गई है। एक पुल बैक आया था पिछले 3 दिन पहले, अब वापस बाजार जो है नीचे की तरफ खिसक रहा है। मैं समझता हूँ बाजार जो है 3500-3600 तक भी खिसक सकता है और इंटरडे पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेच के चल सकते हैं। ठीक है, ग्वार के अलावा राजीव, आपका व्यू चना और जीरा, इन 2 काउंटर के ऊपर क्या होगा? और इंट्राडे ट्रेडर को, बिल्कुल इंट्राडे के लिहाज से, आज के कारोबार के लिहाज से, चना और जीरा में किस तरह का ट्रेड आप रिकमेंड करेंगे? चना काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, 6170, 6180 के आसपास इसको खरीद के चल सकते हैं। मैं समझता हूँ 6300, 6350 तक के दाम इंटरडे पॉइंट ऑफ व्यू से मिल सकते हैं। जहाँ तक जीरे का सवाल है, जीरे का बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है अराउंड 19,550, 19,600 पर अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट का। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं 19,900 तक के टारगेट के लिए। ठीक है।